नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस है वो क्या आज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज ही वो तारीख है 26 नवंबर जब महाराष्ट्र के विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो आज बहुत अधिक संभावना है कि मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, लेकिन कौन होंगे मुख्यमंत्री, यही सस्पेंस अभी तक है। यह सस्पेंस कब खत्म हो सकता है, किनका नाम सामने आ सकता है, इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस आज है, लेकिन संविधान क्या कहता है? जब संविधान बना था तो क्या उसमें किसी कम्युनल कानून के लिए कोई प्रावधान था? अगर नहीं था तो आज उसी आधार पर वक्फ बोर्ड कानून पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो एक कंट्रास्ट हैं, एक तरफ हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कानून जो है उस पर चर्चा जारी है। तो इस पर आज खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि संभल में जो बवाल हुआ, बवाल किसने भड़काया, उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वहां नेता अब राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने वहां पर 163, जिसको पहले आप 144 के नाम से जानते थे, 163 धारा बीएनएस की लगा रखी है, ताकि बाहर से वहां कोई जा ना पाए, इकट्ठे ना हो पाए। लेकिन नेताओं की तो कोशिश रहती है, वो राजनीतिक पर्यटन की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है वहां के हालात और क्या कुछ अब तक निकल कर आया है सामने, इन सब मुद्दों पर होगी बात और होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संविधान सदन में हुआ संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में हो रहे हैं शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी करेंगे जारी। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा की एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे। पुलिस ने सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को बनाया है आरोपी नंबर 2। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जल्द ही सामने आ सकता है। महायुति के सरकार का फॉर्मूला। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आज ही है अंतिम दिन। और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी को विश्व हिंदू परिषद ने बताया अलोकतांत्रिक। और बीजेपी के विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जरा इस बात की पड़ताल करेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस है उसमें क्या कुछ चल रहा है, किनका नाम आ सकता है सामने, और क्या आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ही तो विधानसभा का अंतिम दिन है, विधानसभा के कार्यकाल का। तो महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की पहल तेज हुई है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अगले मुख्यमंत्री चुने जाने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे। मीडिया की खबरों को माना जाए तो बीजेपी की अगुवाई वाली जो महायुति है उसमें मुख्यमंत्री नाम पर फैसला हो चुका है, और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस नई जिम्मेदारी में आ सकते हैं। उन्हीं का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। साल 2019 में बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना का शरद पवार के साथ समझौता करना, जो उद्धव ठाकरे ने किया था, और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की घटना उस समय देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। लेकिन सियासत के माहिर
देवेंद्र फडणवीस ने न केवल शरद पवार बल्कि उद्धव ठाकरे की राजनीति पर भी आज बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। शख्सियत के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने 5 सालों तक महाराष्ट्र में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। ऐसा मौका प्रदेश में कम ही नेता को मिला है। तो जानकार मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की अथक मेहनत और प्रयास से बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में मदद की है और तीसरी बार बीजेपी को प्रदेश की सत्ता में लौटाई है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री, अब आप निवर्तमान भी कह सकते हैं, एकनाथ शिंदे, वो आज की तारीख में शिवसेना के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में चुनाव में भारी जीत में उनकी भी अहम भूमिका है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि महायुति में एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि भाजपा के पास बहुमत है, जैसा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वैसा हो जाएगा। जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और जो वरिष्ठ नेता हैं रामदास अठावले, उनका कहना है कि शिंदे को केंद्र में आ जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे को। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए थी। सर देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। आपने रामदास अठावले को सुना, इससे पहले अजीत पवार भी दे चुके हैं समर्थन। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने पहले ही कहा है कि सर्वोच्च नेतृत्व का फैसला उन्हें मंजूर होगा। लेंगे वो निर्णय हमें मंजूर है, ऐसा तीनों पार्टी के नेताओं ने बोला है। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब तो पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च नेता जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या सस्पेंस पर से कुछ पर्दा हटा है? क्या कहां तक पर्दा हटा है, कहां तक चर्चा चल रही है, कहां तक नाम आज सामने आने की संभावना है? शिशिर शेलार सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, वो हमें ताजा रिपोर्ट बताएंगे। शिशिर, इस समय सबके मन में यही इच्छा जानने की है कि शिशिर मुंबई से कुछ ऐसा बता दें कि हाँ, उनका नाम जो है वो लगभग फाइनल हो गया है और वो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि आज तो विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम दिन भी है। बिल्कुल आचन जी, इसका इंतजार तो मैं स्वयं कर रहा हूं। इस वक्त जहां पर पूरी हलचल हो रही है महाराष्ट्र के मुंबई में, इस वक्त वहां पे हूं, बीजेपी दफ्तर है ये, और यहां पर जो है जो नेताओं का तांता लगातार शुरू है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी पृष्ठभूमि समझाऊं कि अब तक क्या हुआ है। अब तक अगर देखा जाए, चुनाव नतीजे आने के बाद एनसीपी नेता ने, जो एनसीपी पार्टी है, उन्होंने अपना जो विधायक दल का नेता अजीत पवार को चुन लिया है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने भी जो है एकनाथ शिंदे को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। बीजेपी की तरफ से अभी विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं हुआ है। इस पर बीजेपी का यह कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बारे में ऐलान करेंगे आने वाले 1-2 दिन में, और उसके बाद जो तीनों प्रमुख नेता है तीनों पार्टियों के, वो मिलकर जो है इस बारे में फैसला लेंगे। अभी इस वक्त देखा जाए तो आपने सही कहा कि इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस है। हर पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री यहां पर बने, लेकिन इसमें कोई खींचतान नहीं है। मतलब मैं उदाहरण देना चाहूंगा 2019 का वो वक्त, जब ऐसे ही वक्त में विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन जो शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये बात पकड़ के रखी थी कि हालांकि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उसको 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाना होगा। लेकिन इस बार अगर आप इन सभी नेताओं की बात देखें, फिर चाहे वो एनसीपी के नेता हो या फिर चाहे वो शिवसेना के नेता हो, उन्होंने एक बात स्पष्ट की है कि कार्यकर्ताओं के मन में जाहिर सी बात है कि अपना खुद का नेता मुख्यमंत्री बने ही होती है। लेकिन उन्होंने एक बात आगे भी कहते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व और जो वरिष्ठ नेता फैसला लेंगे वो फैसला अंतिम होगा। इसका मतलब साफ है कि अब तक जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई जो है कोई नाम आगे नहीं आया है। लेकिन दूसरा इसका मतलब ये भी है
कि ये सभी नेता जो है एक साथ बैठ के जब फैसला लेंगे वो फैसला पार्टी को मंजूर होगा। पहली बात। दूसरी बात, अब तक कोई तय फॉर्मूला इसमें जो है लाया नहीं गया। हालांकि फॉर्मूले कई सारे आए हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मीडिया रिपोर्ट्स में एक फॉर्मूला ये भी चल रहा है कि 2-2-1 मतलब 2 साल के लिए बीजेपी, 2 साल के लिए शिवसेना और 1 साल के लिए अजित पवार, इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है बनाया जा सकता है। या फिर ये भी फॉर्मूला आ रहा है 2.5 साल, 2.5 साल जो है बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना को जो है मुख्यमंत्री पद दिया जाए। ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स के फॉर्मूले हैं, लेकिन किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस पर कोई भी अब तक जो है पुष्टि नहीं दी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि इस बार में जो है जो भी बातें सामने आ रही है मुख्यमंत्री पद के लिए कार्यकर्ताओं की डिमांड है, लेकिन कोई अब तक आधिकारिक जो है बयान नहीं आया। वही बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने एक बात काफी स्पष्ट तरीके से कही। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में जो है देवेंद्र फडणवीस ने समन्वयक की भूमिका निभाई है यूपी में, खासतौर पर इन्हीं 2 पक्षों को साथ में लेकर जिस प्रकार से सरकार चलाई है, तो ऐसे में पुख्ता दावेदार देवेंद्र फडणवीस है। शिशिर, एक बात मैं देख पा रहा हूं, शिशिर एक बात मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के अंदर तो देवेंद्र फडणवीस को जबरदस्त समर्थन है ही, वो लगातार सामने आ रहा है। लेकिन बीजेपी के बाहर पहले अजीत पवार ने कहा कि हाँ देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए, अभी रामदास अठावले की बात हम सुनवा रहे थे। तो बीजेपी के बाहर भी जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं। तो इसलिए ये माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो बहुत आगे चल रहे हैं एक सीएम, संभावित सीएम के तौर पर। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से इस वक्त तीनों पार्टियों की अगर सीट का अगर मूल्यांकन करें, जिस प्रकार से चुन के आए, तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। और साथ ही साथ हम अगर ये भी देखें कि तीनों अगर देखा जाए तो पार्टियों में जो एक्सपीरियंस कहते हैं जिसे हम मुख्यमंत्री पद का और साथ ही साथ समन्वयक की भूमिका का, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उसमें भी अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे। अगर हम तीनों पार्टियों के जो नेताओं की बात करें, जाहिर सी बात है कि अजीत पवार कई सालों से जो है सदन का हिस्सा रहे हैं, तो कहते भी है कि मैं काफी पुराना हूं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से। लेकिन अगर तीनों नेताओं की अगर तुलना करें तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी इसलिए भी होता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद उससे पहले वो रह चुके हैं। पार्टी जो खास तौर पर समन्वयक की भूमिका निभा चुके हैं, और जिस काल में खासतौर पर पिछले 2.5 साल की अगर बात करें तो जिस प्रकार से शिंदे उनके साथ जुड़े, अजित पवार उनके साथ जुड़े, और उसके बाद जो उन्होंने युति बनाई है उस युति ने अब इस वक्त जो है काफी अच्छा यश मिला। तो ऐसे में तीनों का कंपैरिजन होगा तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जो है पक्ष काफी मजबूत होगा। और इसीलिए एनसीपी द्वारा ये भी बात कही गई कि हम सच्चाई को जानते हैं, इस वक्त सच्चाई क्या है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम देवेंद्र फडणवीस का अगर नाम सामने आता है तो कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है शिशिर, अब जरा पॉलिटिकल से टेक्निकल पर आते हैं। आज विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम दिन है, तो कब तक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, और अगर उस निर्धारित समय सीमा तक नहीं होता है तो क्या कुछ समय के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ सकता है क्या? इस मामले में अभी की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में? देखिए, जो जानकार है उनका ये कहना है कि हालांकि आज जो है आखिरी दिन है, जो पिछली विधानसभा के साथ जो ड्यूरेशन था वो आज खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री बनाने का कंपल्शन है। हालांकि इससे पहले 2009 की बात करें तो उस वक्त भी तकरीबन 4-5 दिनों के बाद जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी। अच्छा। जो कार्यकाल पूरा होने के बाद 2014 में भी हमने इस प्रकार से देखा, तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी। अब अगर देखा जाए तो आज का आखिरी दिन है, लेकिन जो जानकार कहते हैं कि जरूरत ऐसी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। अच्छा, इमीडिएटली जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जहां तक सवाल है राष्ट्रपति शासन का, तो राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाना इस वक्त जो है गवर्नर के हाथों में, राज्यपाल के हाथों में, उसके ऊपर उचित फैसला लेंगे। अगर राज्यपाल को लगता है कि इस वक्त जो है जिस प्रकार से सीटें या फिर एक युति जो है चुन के आई है उनके पास पर्याप्त संख्या है, तो वो जो है राज्यपाल स्वयं भी है युति या फिर आघाड़ी अगर बात करें तो उनको बुला सकते हैं, और जो संख्या है वो कितनी संख्या है वो जानने के प्रयास भी कर सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन का इस वक्त जो है इमीडिएटली जरूरत नहीं लगेगा ये स्पष्ट नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द कंपल्शन है मुख्यमंत्री बनाने का, तो ऐसे भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि पिछली कई बार हमने देखा है कि 5-6 दिन बाद जो है सरकार, अब जब कार्यकाल जो खत्म हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। जी शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर साफ करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये बात थी कि आज विधानसभा का जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो क्या आज ही तक वहां पर नई सरकार और शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। शिशिर ने बताया कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और
ना ऐसी भी ज़रूरत है कि अगर आज नई सरकार नहीं बनती तो कोई राष्ट्रपति शासन की भी ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। इस बीच आज जो है ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाए। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे। आज खास दिन है, आज संविधान दिवस है, लेकिन संविधान दिवस के मौके पर कुछ ऐसी बातों की चर्चा हो रही है जिसको अब असंवैधानिक माना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की। वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी व्यवस्था तो संविधान में है ही नहीं, ये कहां से आ गया। और आप जानते हैं इस पर जेपीसी विचार कर रही है, इस पर संसद में आ सकती है संशोधन के लिए कानून। तो उस पर हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम अपनी खास चर्चा करने वाले हैं। और वो खास चर्चा आज की हमारी है कि संविधान दिवस हम आज मना रहे हैं, लेकिन संविधान से अलग क्या वो वक्फ बोर्ड की व्यवस्था थी जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। MDH का इस किचन पर किंग जो किचन है में हम लोग आज खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। 75वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे संविधान के आदर्शों को अपने व्यवहार में लाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। भारतीय संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है, लेकिन संविधान से बाहर इस व्यवस्था में तुष्टीकरण और वोट बैंक साधने की कोशिशें भी होती रही हैं शुरू से ही। तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून भी बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उसका उदाहरण वक्फ बोर्ड सामने है। संसद के शीतकालीन सत्र में 16 बिल लाए जाने हैं। लंबित विधेयकों में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी है जो सबसे ऊपर है, लेकिन जेपीसी के विपक्षी सदस्य इसमें और ज्यादा चर्चा चाहते हैं, या यूं कहिए कि टालना चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी ने गुरुवार को आखिरी बैठक कर ली थी, और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का तो कहना है कि वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है। दरअसल सरकार की तरफ से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन को मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा। तो संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को सुनियोजित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी, इसीलिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड के पास अनियंत्रित शक्तियां हैं, जिसमें किसी को भी अब किसी पर उंगली रख करके अपना बता देते हैं, वो शक्तियां कम होंगी। दरअसल साल 2013 में यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था और उसे पावरफुल लोगों की एक बड़ी संपदा सौंप दी थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ आज की तारीख में 90,000 से भी ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं। और देखिए इसमें 2/3 60,000 से ज्यादा तो उसमें आम मुसलमान हैं जिन्होंने केस कर रखे हैं। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, शिया और बोहरा समाज के लोग लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के प्रावधानों को, कानून को बदला जाए। इनका कहना है कि आज वक्फ जो है वो भू माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। आपने हाल के दिनों में तमाम रिपोर्ट देखी होगी बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कि किसानों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड वाले नोटिस दे देते हैं। इससे काफी बवाल भी हो रहा है।
कर्नाटक में तो किसानों का इतना भारी विरोध हुआ कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बैकफुट पर जाना पड़ा और वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ जिला प्रशासन के म्यूटेशन को रोकने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां तो आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं कर्नाटक में। उसी के बगल में केरल में तो 400 किसान परिवारों का संघर्ष अभी तक भी कम नहीं हुआ है और केरल वक्फ बोर्ड के खिलाफ 1000 से भी ज्यादा चर्चों ने मोर्चा खोल रखा है। तो अब केरल सरकार ने वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन का आदेश दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि केरल असेंबली देखिए, उसने पहले ही सर्वसम्मति से वक्फ संशोधन बिल के विरोध में रेजोल्यूशन पास कर दिया था। तो अब विजयन सरकार वक्फ बोर्ड के इंक्रोचमेंट नोटिस पर कह रही है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का दावा है कि वक्फ तो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन यह नहीं बताते कि आखिर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को वक्फ एक्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। एक आजाद मुल्क, एक सेक्युलर देश, उसमें 1995 और 2013 में वक्फ बोर्ड संशोधन करके यूजर्स क्लॉज को और मजबूत करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। सवाल यह भी है कि देश में 30 वक्फ बोर्ड जिनके पास करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन कुल संपत्तियों के राजस्व से कितनी आमदनी? सिर्फ 200 करोड़ रुपए। तो आखिर इतनी बड़ी भूसंपदा का इस्तेमाल कर कौन रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण में कुछ पावरफुल लोगों के हाथ यह संपदा सौंप दी गई, जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा वक्फ बोर्ड और इतने अधिकार वाले बोर्ड हैं ही नहीं जिसे इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई हों। दुनिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें सरकार, सिस्टम और न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो अपने वक्फ बोर्ड की तरह। फिर वक्फ को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ एक स्टेट चलाने की आजादी क्या सबसे बड़ी तुष्टीकरण नहीं है क्या? अब हम आपको यह दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संविधान में वक्फ के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने जाते जाते दिल्ली के आसपास की संपत्तियों को वक्फ को सौंप दिया था। इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस को संविधान से तो कुछ लेना देना है नहीं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। कांग्रेस पार्टी को संविधान से क्या लेना देना है? 1974 का आंदोलन, 75 का आंदोलन, शासन करने के लिए संविधान में संशोधन करके गद्दी पर बरकरार रहना, तो वो संविधान के बड़े प्रशंसक हैं। संविधान की तो धज्जी उन्होंने पूरे शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जी उड़ाई। इनका लोकप्रिय नाम ललन सिंह है, जेडीयू के नेता हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या वक्फ पर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू समर्थन देंगे क्या, इसलिए ध्यान में रखिएगा इनकी बात को। और इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान के सबसे बड़े अपराधी कौन हैं? जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान को तहस नहस किया था। हर संवैधानिक संस्था को किस प्रकार से कुचलने का काम, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हो, हर संस्थान को कुचलने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। और केवल उतना ही नहीं, आरक्षण को लेकर जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है, 1961 में
आम्बेडकर जी ने जो आरक्षण संविधान में दिया था उसे समाप्त करने की बात नेहरू जी ने की। 80 से 90 के दशक में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने मंडल का विरोध किया। 2004 से 14 के बीच मुस्लिमों को रिलीजियस बेसिस पे आरक्षण मिले, इसकी पैरवी यूपीए सरकार ने की। क्या रिलीजन के बेसिस पर आरक्षण देना ये संविधान के साथ है? और इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक कटुता को बढ़ावा दे रही है। जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ाई जा रही है, एक राजनीतिक उपयोग के लिए, वो आज देश के लिए खतरा बन चुका है। तो ये तमाम बयान चल रहे हैं और ये तमाम बयान हमने आपको सुनवा दिए, लेकिन आज संविधान दिवस है और वक्फ बोर्ड पर सबसे ज्यादा चर्चा है, तो आज खास चर्चा इसी पर हम करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ चुका है। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में आज मौजूद हैं। और साथ में हमारे साथ दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और विपक्ष की बातें रखते हैं, मैं कहूं तो कांग्रेस के समर्थन में भी बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर जी आपका भी। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी मौजूद हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा सा पहले विस्तार देता हूं, फिर अपने खास मेहमानों के पास मैं आऊंगा। आज संविधान दिवस है विनोद जी, और जब संविधान दिवस की बात हम करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो संविधान तो एकदम साफ साफ सेक्युलर था। ये क्या हो गया? सेक्युलर देश, सेक्युलर संविधान, और उसके बाद उसमें कम्युनल धब्बे लगने क्यों शुरू हो गए, जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है विनोद जी? लाल जी, पहले तो सबसे अच्छी खबर आज संविधान दिवस पे ये है कि जम्मू कश्मीर के में आप ये देखिए कि 75 साल बाद वहाँ संविधान दिवस मनाया गया है। बहुत ही सुखद खबर। और संविधान दिवस मनाते हुए कम से कम इस देश में ये बात तो कम से कम लोगों को पता होगा कि जो बात राहुल गांधी आज भी तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस मनाते हुए कह रहे थे कि 90% और 10% की बात, तो कम से कम जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान अब तक क्यों नहीं लागू हुआ, ये बात तो कम से कम उनसे पूछा जरूर जाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज संविधान दिवस मनाया गया है और लोगों ने बड़ा जोर शोर से संविधान दिवस मनाया है। रही बात, जब आप अपने आज की रिपोर्ट में संविधान दिवस की चर्चा करते हुए कहते हो तो संविधान दिवस भी जानना जरूरी है कि आप ये देखिए कि 2015 में पहली बार ये संविधान दिवस मनाया गया। उससे पहले ये संविधान दिवस के नाम पे कांग्रेस पार्टी का कहना था कि हम 26 जनवरी संविधान दिवस ही होता है। और आप 26 जनवरी की बात में कहते हो, पिछले 2015 में जब ये संविधान दिवस मना था, तो शायद नागर साहब ज्यादा हमसे जानते हैं, वो बेहतर बताएंगे कि उसमें कांग्रेस के साथ सभी पार्टियों ने उसको अपोज किया था और वो एक तरह से बाइकआउट किया था संविधान दिवस को। अच्छा। आज राहुल गांधी संविधान दिवस तालकटोरा स्टेडियम मना रहे हैं। ठीक। तो अब ये सवाल है कि संविधान को अपने अपने तरीके से बताने के क्या जो एक ये रहा है सत्ता के शीर्ष पुरुषों में, उसमें वक्त पे एक बड़ा सवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ ये सम्मेलन में जो महाराष्ट्र के जीत के बाद उन्होंने बताई और कैटेगोरिकली उन्होंने रखा, क्या वक्फ का कोई प्रोविजन संविधान में है? अगर ये संविधान में नहीं है, संविधान सम्मत नहीं था, तो 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट कैसे बना? उसके बाद वक्फ यूजर्स के साथ में उसके कैसे विस्तार की संभावना बढ़ती गई? और वो होते होते कांग्रेस के ही राज में 2013 में ऐसा क्या ये वक्फ के साथ में इन्होंने देखा कि जाते जाते जो दिल्ली की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, 140 संपत्तियां, और उसके साथ में आप उसके विधान में देखिए संशोधन कि उसमें न सरकार, न सिस्टम, न न्यायालय, किसी की दखल नहीं है। वक्फ जो कहेगा वही सही है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश ने इस तरह की कोई प्रजातांत्रिक देश में व्यवस्था की होगी जो भारत ने किया है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दुष्यंत नागर जी, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। नमस्ते। संविधान दिवस के अवसर पर यह चर्चा आज सबसे ज्यादा जोरों पर है कि हमारे संविधान में इतने ज्यादा छेड़छाड़ करके संविधान को भ्रष्ट करने का काम क्यों किया गया, क्यों इस तरह की चीजें की गईं, जिसमें कि जब 1947 में हम एक सेक्युलर देश बने, हमें एक सेक्युलर संविधान मिला, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें कम्युनल क्यों जोड़ दी गई? और उसमें सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण वक्फ बोर्ड, जो आज बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बवाल मचाए हुआ है, केरल तक।
ऐसा क्यों किया? देखिए, ये विषय को तोड़ मोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है और ये देश इनको जानता है। भाई, हमारा संविधान माइनॉरिटीज को सुरक्षा देता है। तो जो माइनॉरिटी को सुरक्षा देता है तो उनकी संपत्ति, उनके धार्मिक स्थल, उनकी आबरू इज्जत, उनके हर चीज की सुरक्षा देता है। उसमें सारी सुरक्षा निहित है। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वे वक्फ बोर्ड को स्पेशल कोई पावर दे दी, कोई शक्ति दे दी, सारे धर्मावलंबी जितने भी धर्म संप्रदाय मत पंथ हैं, सबका अपनी अपनी संस्थाएं हैं। गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, इसी तरह वक्फ है, इसी तरह सनातन धर्म के बोर्ड है बहुत सारे, वैष्णो देवी का साइन बोर्ड है, अन्य बोर्ड है, सब अपना कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नौकरी की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, इसलिए ना उनके पास लोगों को रोजगार देने का विजन है। आपसी भाईचारे को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो गए। तो ये क्या है कि अब विषांतर करो, लोगों को भड़काओ कि कांग्रेस फलाना ढिमकाना। अच्छा, अरे भाई, ये देश जानता है कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, सजाया, संवारा, खड़ा किया, दुनिया में एक शक्ति बनाया। आज संविधान दिवस है, आज के दिन 1949 सिद्धारमैया और विजयन क्या कर रहे हैं? संविधान को आत्मसात किया, डॉक्टर राजेंद्र सिद्धारमैया और विजयन जो किसानों को राहत दे रहे हैं, गांव वालों को राहत दे रहे हैं, वो किसके आतंक से राहत दे रहे हैं? किसके आतंक से राहत दे रहे हैं बताइए? बताइए ना, किसके आतंक से? आपने खबर तो देखी होगी कर्नाटक और केरल की। देखिए, कोई भी अगर निकाय है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, अगर वो अतिक्रमण करेगी अपने अधिकार का, तो राज्य सरकारें कार्रवाई करेंगी। अगर वक्फ बोर्ड ने कोई गलती, त्रुटि या कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो कर तो रहे हैं। तमिलनाडु में जो है वो पूरा गांव और मंदिर है, और हरियाणा में गुरुद्वारा, केरल में ईसाइयों का गांव, एक से बढ़कर एक कहानी। अरे धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, धनंजय जी बताइए। एक मिनट आ रहा हूं, दुष्यंत नागर जी आ रहा हूं। धनंजय जी, कहानी नहीं, कहानी क्या है? कहानी तो रिपोर्ट आ रही है, सब हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं क्या हो रहा है पूरे देश में, क्या हो रहा है, कैसे 9.5 लाख एकड़ जमीन चली गई वक्फ बोर्ड के पास, कैसे 2013 में आपने असीमित शक्तियां दे दी। वो कह रहे हैं कि मतलब है कांग्रेस सरकार ने। धनंजय जी बात रखना चाह रहे हैं। नागर जी, आपका नाम धनंजय नहीं है? धनंजय जी कहानी को झूठी बता रहे हैं श्रीमान। नहीं, झूठी कहानी नहीं, इसके सबका प्रमाण दे दूंगा, सबके रिपोर्ट दे दूंगा, सबके आर्टिकल दे दूंगा। सर बोलिए धनंजय जी। लालचंद जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो भाई साहब कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। पहले तो ये समझने की बात है, वक्फ बोर्ड एक भू माफिया के तौर पे कन्वर्ट कर चुका है, और पूरे इस्लामिक राष्ट्रों ने जब इसको खत्म कर दिया तो भारत में कुछ लोगों को ये आदत रही कि किसी भी धर्म विशेष को सहलाया जाए, और मुल्क के ऊपर मुसलमान जो आज कह रहे हैं कि धार्मिक असहिष्णुता खतरे में है। कर्नाटक के बीदर जिले के उदाबाला गांव में एक हिंदू किसान ने 3 साल पहले एक मुस्लिम परिवार ने कहा कि हमें एक दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। उन्हें दफनाने के लिए मानवता यही भाईचारा देखिए, हमने समझा भाई और उसने बना लिया चारा। उस पर रोज 18 एकड़ जमीन आज वक्फ बोर्ड की हो गई। ये रिपोर्ट भी हमने देखी थी। 18 एकड़ जमीन आज वक्फ बोर्ड की हो गई, और ये रिपोर्ट तो ऐसे भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? आप चर्च पूरे केरल में 100 से ऊपर चर्च, केरल में 100 से ऊपर चर्च, केरल में भाई साहब नागर जी आपको सुन लिया, और आपको पूरा देश सुन रहा, और जितना सुन रहा है उतने आप अनावृत हो रहे हैं। आप कपड़े बदलने के चक्कर में इतने अनावृत हो गए हैं कि आप वृत्त से ही मिटने जा रहे हैं। और आपको जो आप कांग्रेस कहती रहे कि संविधान खतरे में है, वो कोमा है। जीसस ने कहा है कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स। जिस धर्म को सोनिया जी फॉलो करती है उसी के प्रणेता जीसस ने कहा है हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स। कांग्रेस जो कहती है कि संविधान खतरे में है, उसका कोमा है, वहां लिखना चाहिए कांग्रेस से। कांग्रेस के वजह से संविधान खतरे में है। 128 संशोधन आपने कर डाले, पर इस देश में संविधान खतरे में आया जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ने के लिए राहुल गांधी आए और उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। जी, लेकिन आपके ऊपर अभी दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। देखिए, ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना, ये राजनीतिक फायदे के लिए ही उन्होंने किया है। मुल्क के ऊपर एक धर्म विशेष को, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्यों किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने वो सब कुकर्म किए
चाहे वो आप इमरजेंसी लगाने से लेकर के, दादी ने संविधान को मुट्ठी में किया था, पोता हाथ में लेके घूम रहा है। इरादा एक है, इरादा एक है, लेकिन अरे बिलबिलाने से नहीं होगा। देश जान रहा है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला बहुत हैं। आप अकेले अब्दुल्ला नहीं है, सच्चाई पूरा तो इंडिया खुलकर आएगी। अब्दुल्लों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, सच्चाई पूरे खुलकर इंडिया आनी लाइन्स में हम चाहिए, अपने चाहे समय जो बोली भी ना सच्चाई हो, सच्चाई जो भी हो वो खुलकर आनी चाहिए। विनोद जी सच्चाई, विनोद जी सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि मोटे तौर पर एक समुदाय के कुछ मुट्ठी भर लोगों को, एक समुदाय के कुछ मुट्ठी भर लोगों को मान लिया गया कि इनको इन तमाम प्रावधानों से खुश कर दो और ये पूरे समुदाय के वोट का टेंडर ले लेंगे। यही खेल चला है ना फिर। जी पहले ये अपना गिरिजी कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। गिरिजी जोड़िए। मैं बताता हूँ। देखिए, आपने असीमित शक्ति ये दे दी कि आप उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। आप मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप कोई जमीन पर झंडा गाड़ दिया वक्फ बोर्ड ने, अब वक्फ बोर्ड के सामने ही जाके आपको कहना है, साबित करना है कि जमीन आपकी है, फिर ट्रिब्यूनल के पास। हाँ, वक्फ बोर्ड के पास कोई जरूरत नहीं वक्फ बोर्ड साबित करे। हाँ। आप जितने जमीनों पर झंडा गाड़े जा रहे हैं, कर्नाटक में 600 किसानों की जमीनों पर फर्जी दावा किया गया, ये 1.25 लाख एकड़ जमीन उनके पास वहां है, फिर भी 2750 एकड़ जमीन गवर्नमेंट देने जा रही है उनको। मैं कह रहा हूं कर्नाटक में ये नाटक क्यों चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस की सह प्राप्त है। ये सरकारी सह से चलने वाले ये लोग हैं जो सहकारी अगर सह नहीं दी जाती। ठीक है विनोद जी, विनोद जी जो सवाल मैंने किया था कि क्या ये मान के ये खेल चला है कि कुछ लोगों को इस तरह की चीजें दे दो और वो पूरी कम्युनिटी का वोट दिलाने का टेंडर कर लेंगे? लाल जी, पहले मैं नागर साहब को करेक्ट कर दूं। नागर साहब वही बात कह रहे हैं जो कि अरशद मदनी कहते हैं, जो कि जमात इस्लामी के लोग अपने दलील में कहते हैं। हंस रहे हैं नागर साहब, जो कि जाकिर नाइक कह रहे हैं, जो भगोड़ा जाकिर नाइक है वो कहते हैं। आप उसी बात को कहते हैं। आप सच को जो छुपा रहे हैं तो आप एक तरह से उनके प्रोपेगेंडा को, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए नागर साहब आपको कह रहा हूं कि आप वक्फ बोर्ड की तुलना कर रहे हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को। ये आप जान के भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो सरकारी संस्था है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर के सरकार का और वैष्णो देवी सरकार का, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रेवेन्यू अर्न करने में सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। सरकार को टैक्स भी देता है। आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। रेवेन्यू के लिए जो दो मॉडल उस यात्रा का है, जाते हैं हिंदू यात्री, 3 करोड़ से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा दोनों जगह के सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार को जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरा, इस देश के 1000 से ज्यादा बड़े मंदिर जो हैं वो सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में है। स्टेट गवर्नमेंट में केरल से लेके आप तमिलनाडु तक चलिए, 10 से 20% का जो में रेवेन्यू है वो सीधे सरकार के खजाने में जाता है। कर्नाटक सरकार तो अभी बदनाम हुई थी जजिया टैक्स को लेके, जो 2000 मंदिरों पर उसने लगाया था कि रेवेन्यू का चार्ज हमें मिलेगा। वक्फ पे सवाल जो है उसको आप एक ईमानदारी से बताइए कि 9.5 लाख एकड़ जमीन, जो रघुनाथ मिश्रा कमीशन भी इस बात को उठाया था कि इसके संपत्ति, इसके रेवेन्यू का मॉडल क्या है, और इसके रेवेन्यू में अगर ये 200 करोड़ कहते हैं कि एक मोटा मोटी 200 करोड़ का रेवेन्यू आता है, तो उस रेवेन्यू में किस गरीब मुसलमानों का हक है? किस महिला मुसलमान को, उसके बेवा मुसलमानों को उस पैसे से कभी उसके भले के लिए काम किया गया है? तो ये वक्फ, अगर मुझे वो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये एक बिल्कुल फ्रॉड है। ये फ्रॉड मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो जमाते उलेमा हिंद के लोग हों, चाहे वो ओवैसी साहब वहां हैदराबाद में हो, अगर सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनें किसी ने कब्जा किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। ठीक है। और जब इन्हीं लोगों के कब्जा में वक्फ चलता है तो आप बताइए देश के 9.5 लाख एकड़ जमीन का और उसके राजस्व, उसकी रेवेन्यू ऐसे 4-5 लोगों के मुट्ठी में रख दें, और पूरे स्टेट से बड़ा स्टेट बना हुआ है। बिल्कुल। और कहीं पर भी आप दिखा दीजिए जहां पर वक्फ बोर्ड जो है कोई अस्पताल चला रहा हो, कोई स्कूल चला रहा हो, या कोई इस तरह की चैरिटी का काम कर रहा हो। दुष्यंत नागर जी, मेरा कुछ सवाल है आपसे। आपने कहा संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल है, लेकिन क्या अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए ये वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बनाना जरूरी है? क्या ऐसा ही, क्या यहां पर बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी ये अल्पसंख्यक नहीं है क्या? इनके लिए वक्फ बोर्ड जैसा कोई चीज बनाया गया क्या? इनका संरक्षण नहीं हो रहा है क्या इस देश में?
देखिए श्रीमान जी, पहली बात तो मैंने किसी धार्मिक संस्था की दूसरी धार्मिक संस्था के साथ में सापेक्ष कोई तुलना नहीं की। कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अगर आप अल्पसंख्यकों के संरक्षण का हवाला देते हैं तो ये सवाल उठेगा। मैं अभी जिस आदमी ने बोला 1 मिनट, अभी 5 मिनट नहीं हुए, 5 मिनट में पलट ली, आदिवासी उनके 5 मिनट नहीं लगा पलटने में। अपना वीडियो खुद सुन लिया करो भाई। का मुझे शक्ति देता है कि मैं दबे कुचले के साथ खड़ा हूं। मेरे भारतवर्ष की 5000 वर्ष की सभ्यता और संस्कृति इस बात की मुझे प्रेरणा देती है जी कि दबे कुचले वंचित के साथ खड़ा हूं। कैसे? दूसरी बात एमयू में दलितों का आरक्षण खत्म करके, जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण खत्म करके, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण, जवाब दीजिए, यहाँ से जवाब दीजिए, कैसे दुष्यंत राजे मिल मिला रहे हो आपने, आपका सच दिखा रहे हैं, आपका सच दिखा रहे हैं, जिससे आप घबरा रहे हैं, आप अपने ही बोले से पलट जा रहे हैं, आपका सच दिखा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, अपने ही बोली हुई बातों से पलट जा रहे हैं। अरे आपने संसद नहीं चलने दी, आपने 150 सांसदों को निलंबित किया, वही मुझे लगता है। आपने संजय सिंह को बलपूर्वक सदन से कांग्रेस में टोटा रटन आपने सुना। ये कहाँ की बात आप कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? संजय सिंह जेपीसी में भी मेंबर हैं, संजय सिंह जेपीसी में भी मेंबर हैं। उन्होंने रात्रि में संजय सिंह बाहर सोए थे बारिश के मौसम में, कहाँ की बात कर रहे हैं? ग्राउंड में इसे आज आप 1975 के इमरजेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी, आज इस पर वक्फ बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर लीजिए। बहुत 1975 के इमरजेंसी पर किसी और दिन करेंगे चर्चा, आज वक्फ बोर्ड पर के समर्थन में थे, वक्फ बोर्ड पर चर्चा कीजिए। बाद किसने किया विनोद जी? विनोद जी जरा बता दीजिए, क्या किसने कहा था कि सैन्य बलों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाना चाहिए? क्या यह उचित था ये कथन? ये कहां आप वक्फ बोर्ड से सैन्य बल पर चले गए? देखिए इनकी सच्चाई, अभी आप कुछ देर में आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद को ले आएंगे क्या चर्चा में? कुछ देर में अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, मुझे लगा इजराइल फिलिस्तीन विवाद ले आएंगे, विदेश नीति पर चर्चा करेंगे क्या? मुझे लगा कि कांग्रेस में एक ही आदमी 55 की उम्र में बचपन की बातें करता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग वही हैं जो 5 मिनट में अपनी ही बातों से पलट जाया करते हैं, अपनी ही बातों का पता नहीं। और पहले आपने तोता रटन सुना होगा, अब नया चल रहा है कांग्रेस में कुतर्क रटन। आप कह रहे हैं मैं दलितों, वंचितों, शोषितों के साथ खड़ा हूं। इस देश के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित आपको देखना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धे आपने चुनाव हराने की सारी कोशिश की, उनके पीए को उनके खिलाफ लड़ाया, नेहरू जी गोंदिया में प्रचार करने गए उनके खिलाफ, आपने संविधान को तार तार किया, 74 में इमरजेंसी लगाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। आपने इस देश के वंचितों के साथ जो न हो सके सो किया। दूसरा, आपने संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की कोशिश की। इसी तुष्टिकरण के नापाक इरादे से आपने पाक को जन्म दिया। ये पाक आप ही के कोख से नापाक इरादे से पैदा हुआ है, कहीं और से पैदा नहीं हुआ है। धर्म के आधार पर आपने देश को बांटा, 15% हिंदू आज 1.5% हो गए। ये आप ही के नापाक पर उस पाक के कारनामों का, ये कांग्रेस के षड्यंत्रों का नतीजा है। आपके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कोई टॉपिक पर, कोई विषय पर कोई बात नहीं। दोनों के दोनों वक्फ बोर्ड पर चले आइए वापस। वक्फ बोर्ड पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और विनोद जी वापस ला रहे हैं आप लोगों को वक्फ बोर्ड पर। बिल्कुल आइए। नागर साहब मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आपको आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। देखिए आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, आप इधर उधर मत भागिए। आपकी मजबूरी मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि वक्त पे बोलने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं, सही बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आपसे वो बड़ा स्टैंड जो दूसरे डिजिटल पार्टी है वो ले लिया है। अब सवाल है कि इस वोट बैंक पे किसका कब्जा है। आप एक मिनट सुन तो लीजिए। इस वोट तो मैं कह रहा हूं, इसकी संविधान को भ्रष्ट क्यों कर दिए कम्युनल कानून बना करके। सपा सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, आप वायनाड में चुनाव, एक मिनट आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ओरिजिनल संविधान था ये सेक्युलर था, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे कम्युनल चीजें जोड़ दिए, कम्युनल कानून जोड़ दिया, कम्युनल प्रावधान करके उसको भ्रष्ट कर दिया। लाल जी मैं एक मिनट उनको बता रहा हूं कि नागर साहब कृपया करके थोड़ी सी जानकारी लोगों के सामने में आने दीजिए। आज क्या दिक्कत है केरल में, जो कांग्रेस पार्टी वहां
क्रिश्चियन मिशनरी जो 1000 से ज्यादा चर्चेज वहां पे खिलाफ में सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी इतना बड़ा कैंपेनिंग वायनाड में की एक शब्द नहीं बोली। 6 लाख से आप अधिक समझने की वोटों से कोशिश जीती कीजिए। है। मैं ये कह रहा हूं, आज केरल में सीपीएम सरकार की इतनी क्या मजबूरी हो गई कि वो सीधे सीधे इस बात को लेके आपने देखिए तो पूरे के पूरे प्रियंका गांधी के पार्टी को किया, ये जमाते इस्लामी का स्पॉन्सर्ड ये वायनाड का ये पूरा कैंपेन है, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला, स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला है। सही बात। आप ये देखिए, ये वोट बैंक की लड़ाई में आप लोगों ने जिस तरह से एक समुदाय को बनाया था, आज उस समुदाय में ये बात समझ में आ गई है कि आपने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें वक्त में फायदा जिनको मिलना है, जिन परिवारों को मिलना है, वो भी लोग देख रहे हैं कि लखनऊ में जो संपत्तियां हैं वो किसके फायदे के लिए है। बिल्कुल। हैदराबाद में जो संपत्तियां हैं वो किसके फायदे में है। कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है। सही बात। का जो सो कॉल्ड कब्जा है उस पे कौन लोग हैं, हैदराबाद गरीब लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, ये मुझे बता दीजिए। हैदराबाद से तो ये भी रिपोर्ट है, यही संशोधन है। और वक्फ बोर्ड के लिए कोई वक्फ बोर्ड को खत्म करने की योजना नहीं है। सिर्फ उसमें संशोधन होना है कि संशोधन की प्रक्रिया में उसकी कामकाज में पारदर्शिता आए और बेहतर कामकाज हो सारे वक्फ बोर्ड का। ये वक्फ संशोधन है। दो चीजें लोगों को गुमराह दो चीजें मैं जोड़ देता हूं। हैदराबाद में किराए पर दुकान चढ़ाए हुए हैं एक बड़े नेता, आप सब जानते हैं उस नेता का नाम, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा डेटा ये कि 90,000 जो मामले दर्ज है ना, उसमें 60,000 से ज्यादा मामले वक्फ बोर्ड पर आम मुसलमानों ने दर्ज कराए हैं। इसी से पता चलता है कि क्या कुछ गोरख धंधा वहां चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, धनंजय गिरी जी, विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि एक और चीज, एक साजिश, और साजिश के बाद अब उसका फॉलो अप संभल में भी चल रहा है। तो संभल मामले पर खुलासा करेंगे कि क्या कुछ सामने आया है और किस तरह से वहां राजनीतिक पर्यटन की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है क्या। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे संभल मामले की। संभल बवाल में सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे से टेंशन में आ गए अखिलेश यादव। क्या जिला प्रशासन को अखिलेश यादव ने कसूरवार बता दिया है और अपने नेताओं को पाक साफ बताया है, जबकि FIR है। आज सपा वहां पर 12 सदस्यीय टीम को भेज रही है संभल, लेकिन पुलिस ने कहा है कि 3 दिनों तक किसी को वहां जाने की इजाजत है नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत का जायजा लेने के बहाने राजनीतिक नेता अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बीच हालात सामान्य करने के लिए स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। तो अब संभल में नेताओं के दौरे। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया है। मामले में अब तक पुलिस ने कुल 7 FIR दर्ज किए हैं। हिंसक भीड़ का मंसूबा पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने और जान से मारने का था, यह रिपोर्ट में कहा गया है। एक साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। योजनाबद्ध तरीके से जामा मस्जिद सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। पूरी प्लानिंग के साथ करीब 700 से 800 लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और वो भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। SI से तो पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की गई और कारतूस तो लूट भी लिए। हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। 40-50 लोग नाम लेकर पुलिस से हथियार छीनने के लिए बोल रहे थे कि छीन लो। पुलिसकर्मियों को आग लगाकर मारने की भी आवाजें सुनाई दी कि मारो पुलिस वालों को।
तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान दिए। ये एफआईआर की रिपोर्ट कहती है। सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया, ये भी एफआईआर में दर्ज है। मामले में अभी तक पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सपा नेताओं के खिलाफ हुए मुकदमे से अब अखिलेश यादव टेंशन में है। अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन को कसूरवार बताया, अपने नेताओं को पाक साफ बताया। आज सपा अपनी 12 सदस्यीय टीम को भेज रही है संभल। इस बीच राहुल गांधी के भी संभल जाने की कोशिशों की खबरें मिल रही हैं। पुलिस ने 3 दिनों के लिए वहां पर निषेधाज्ञा लगा रखी है। 163 जिसे पहले 144 कहते थे। किसी भी बाहरी लोगों को संभल जाने की इजाजत नहीं है। संभल में हालात को सामान्य बनाने की कोशिशों में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन नेताओं की अब संभल में राजनीतिक पर्यटन की कोशिश जबरदस्त चल रही है। तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने न्याय प्रणाली पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। अब आप हर जगह जाकर के कहोगे कि यहाँ की खुदाई करो, यहाँ की खुदाई करो। यहाँ एक दिन में आप एक दिन आप रिट दायर करते हो, सुबह को रिट दायर होती है, शाम तक सर्वे का ऑर्डर हो जाता है और 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम तैयार हो जाती है। तो हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है? पूरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सपा के नेता और यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल की घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये घटना की तह तक जाएंगे। हम जाएंगे वहाँ पुलिस की ज्यादतियों को देखेंगे, वहाँ क्यों ये घटनाएं ऐसे हुई इसके बारे में भी विचार करेंगे। जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो खुद हिंसा करते रहे हों उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। स्वयं हिंसक लोग होते हैं, उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। इस बीच संभल के डीआईजी मुनिराज जी ने बताया कि दुकानें खुल गई हैं, स्थिति सामान्य हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह से जो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। नीरज, जिस तरह से वहां से रिपोर्ट आ रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि हालात कैसे हैं, और दूसरा इस बीच राजनीतिक पर्यटन की भी भरपूर कोशिश हो रही है, कहां पर रोके जा रहे हैं वो लोग? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पर्यटन की कोशिश हो रही है और नेताओं का काम है। आप देखें कि अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई है और नेता यहाँ पर आने के लिए कोशिश करें। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। अभी जांच भी चल रही है। इससे पहले मैं कुछ दृश्य दिखा दूं। लालचंद, ये बाजार का इलाका है और यहाँ पर आप देखें कि पूरी तरीके से सामान्य जो स्थिति है वो आपको दिखाई देगी। दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। किसी तरह की जो परेशानी है वो लोगों को नहीं उठानी पड़ रही। हालांकि जो जामा मस्जिद का इलाका है उसके आसपास अभी भी हम कह सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन पूरे अगर संबल की बात करें तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। दूसरी, इंटरनेट सेवा बंद थी, लेकिन कुछ एक जो मोबाइल प्रोवाइडर है उनकी इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। आप इस समय जूम के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ संबल से, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट जो फैसिलिटीज है वो मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो संबल के आसपास के जो तहसील है या ब्लॉक है वहां पर अभी तक स्कूल बंद थे पिछले 2 दिनों से, लेकिन वो स्कूल खुल गए। हमने एक रिपोर्ट भी भेजी थी और इसमें दिखाया भी था कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अब स्कूलों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है संबल। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं आप देखें कि जिनके ऊपर FIR भी हुई है और तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं, वो अब एक राजनीतिक यहाँ पर टूरिज्म शुरू करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन ने उसकी किसी भी तरह की अनुमति बिल्कुल ये इस समय संभल के लिए जरूरी भी है। हम आगे आपसे संभल पर ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और ताज़ा हालात बताने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।